तो प्यारे परीक्षार्थियों, जो घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन सीरीज चल रही है, उसमें हम फिर हड़प्पा सभ्यता के संबंधी क्वेश्चन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है सिविल सेवा में प्रश्न पूछे जाने का। तो इससे पहले हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, उसके सर्जक कौन थे और उसके बारे में बात कर चुका हूँ। अब जो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रश्न आगे आता है वो इसके धर्म से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का धर्म, हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। तो उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आर्थिक जीवन और हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अब आगे। पहले कुछ प्रश्न देख लेते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों निरूपण नहीं हुआ है? गैंडा, हाथी, बाघ, गाय। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। और सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पाशुपति की, इंद्र की, वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आए हुए हैं, जो धर्म से संबंधित हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण नहीं करते हैं। विशाल मंदिर महल, ये वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। युद्ध में घोड़े द्वारा, इसका वो नहीं है। पहली प्रश्न ये है। तो ये 5-6 क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में बात विचार करना है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये कुछ क्वेश्चन थे। तो मैं आपको एक तो चीज ये बताना चाहता था कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जब प्रश्न बनता है तो यह आवश्यक नहीं है कि जो उसमें 4 पॉइंट या 3 पॉइंट या 2 पॉइंट दिए हों वह जैसे धर्म से संबंधित हो। तो नहीं, धर्म से भी संबंधित होता है एक पॉइंट अर्थव्यवस्था से संबंधित हो सकता है, एक समाज व्यवस्था से संबंधित हो सकता है। तो इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के अगर धर्म की बात की जाए तो उसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है मातृ देवी की पूजा। इस तरह की टेराकोटा की बहुत सारी मूर्तियां हड़प्पा सभ्यता में पाई गई हैं। यह मूर्तियां मातृ देवी की मानी गई हैं। कुछ मोहरें, जैसे हड़प्पा से एक मोहर मिली है जिसमें एक उल्टी स्त्री खड़ी हुई है और उसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। मार्शल महोदय ने इसको क्या कहा है? उसको शाकंभरी या पृथ्वी देवी कहा है। तो इस तरह की टेराकोटा की बहुत सारी मूर्तियां विभिन्न मुद्राओं में विभिन्न अलंकरणों के साथ हड़प्पा सभ्यता से मिली है। तो एक सबसे जो महत्वपूर्ण जो वो है पूजा, वो किसकी होती थी? मातृ देवी की हुआ करती थी। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो उसके धार्मिक जीवन या और अन्य जीवन है, उनके संदर्भ में पूर्णतः निश्चित तथ्य निर्धारित करना संभव नहीं हो पाता है। जितनी भी व्याख्याएं की गई हैं वह सब इतिहासकारों, पुरातत्वविदों द्वारा अपने विवेक से की गई हैं। बहुत सारी काफी हद तक सही है, लेकिन जब तक लिपि नहीं पड़ जाती तब तक पूर्णतः सत्य वो कहना संभव नहीं हो सकता है। तो ये शाकंभरी देवी या मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य मिलता है। दूसरा जो मातृ देवी है, इनके दोनों रूप की पूजा देखी गई है, सौम्य रूप की और रौद्र रूप की भी। आपके जो बलूचिस्तान में झोब संस्कृति है, झोब, वहां से रौद्र रूप की पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और मातृ देवी के संदर्भ में इतना ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरा जो पहली पूजा किसकी होती है? मातृ देवी की।
दूसरा जो है वो है पाशुपति। तो ये जो योग की मुद्रा में बैठे हुए जो शिव माने जाते हैं, उनका भी बहुत सी जगह अंकन हुआ है। ये है पाशुपति की मोहर है, कनिंगम महोदय ने इस तरह की मोहर प्राप्त की थी। और बहुत कई सारी ऐसी जिसमें जो मुकुट पहना है, श्रृंग युक्त मुकुट पहने हुए हैं, और इनके दाएं हाथ पे, सीधे हाथ पे हाथी, टाइगर, शेर नहीं है, लॉयन कौन है, टाइगर है। उसके बाद है आपका ये गैंडा, एक श्रृंगी है, और ये है आपका भैंसा, भैंसा। तो 4 जंतु ये हो गए। और नीचे कौन बना हुआ है, हिरण बना हुआ है। और ये 2 हिरण बने हुए थे। तो 1 2 3 4 5 5 6 इस पे पशु हैं, जो 5 प्रकार के हैं। कौन कौन है, हाथी है, चीता है, गैंडा है, भैंसा है और हिरण है। तो इस देवता की पूजा, और यह योग मुद्रा में बैठा हुआ है। तो ये भी माना जाता है कि योग का उद्भव जो है वो हड़प्पा सभ्यता वालों की देन है। तो यह है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता में पाशुपति का उल्लेख इस तरह से है, लिंग व योनि पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। बहुत सारे लिंग रूप में या उस तरह के गोल गोल बटिकाएं पाई गई हैं, और कुछ गोल गोल छल्ले पाए गए हैं। तो बहुत सारे विद्वानों का यह भी मत है कि वह लिंग और योनि पूजा प्रचलित थी। योग क्रिया मैंने बताई दिया है, योग क्रिया भी प्रचलित थी। बहुत सारी योग करते हुए टेराकोटा की मूर्तियां पाई गई हैं, छोटी छोटी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में कुछ पौधों को, जैसे वृक्ष है, जैसे पीपल है, बरगद है आदि है, तो उनको भी पवित्र माना जाता था। आज भी इनको पवित्र ही माना जाता है। वृक्ष है, पशु है, पशु में जो एक श्रृंगी पशु है उसका विशेष महत्व है। एक श्रृंगी वृषभ, इसकी वृषभ सर्वाधिक मोहरा मिली हैं। बहुत सारी मोहरों पर इसका अंकन मिलता है, और बहुत देख सकते हैं आप, एक श्रृंगी वृषभ ये है। इस पे कुछ ऊपर हड़प्पन लिपि में लिखा रहता है। इसके अलावा हाथी की भी अंकन वाली मोहर मिली है, एक मोहर पे गेंडा भी बना मिला है, और भी बहुत सारी तरह की मोहरें वहां पे प्राप्त हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक श्रृंगी ये वाले वृषभ की मोहर है। तो इसको भी एक प्रायः वृषभ को जो है वह उत्पादन शक्ति, नर की उत्पादन शक्ति से जोड़ा जाता है। तो एक धर्म का ये भी एक महत्वपूर्ण उसमें वो है, पॉइंट है। उसके बाद पीपल है, पशु है। कुछ और भी जैसे नाग पूजा, कुछ मृद भांडों पर नाग पूजा के भी नाग बने हुए हैं, और कुछ ऐसे पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं जिससे सिद्ध होता है कि वहां पे नाग पूजा भी प्रचलित रही थी। कुछ और जो लोगों का कहना है कि नाग पूजा के अतिरिक्त कुछ नदियों को भी शायद पवित्र माना जाता हो, क्योंकि उस पे घड़ियाल के चित्र जो है वो मृद भांडों पर बने हुए मिले हैं। इसके अतिरिक्त एक 5वां एक 6वां पॉइंट है अग्नि वेदिकाएं, यज्ञ परंपरा। यानी कि यज्ञ और बलि। ये तो कालीबंगा है, लोथल है, धौला और आपका राखी गढ़ी है। कई स्थानों से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। कालीबंगा से तो घर में भी अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। तो अग्नि वेदिकाओं यानी अग्नि पूजा का भी ये वो उल्लेख हो जाता है कि अग्नि की, संभवतः अग्नि को देवता माना जाता है, तो अग्नि की पूजा की जाती हो।
और उसमें बलि प्रथा भी एक हड़प्पा से मोहर मिली है, जिसमें बलि देने के स्पष्ट साक्ष्य दिखाई देते हैं। सातवां जो है बलि प्रथा के बाद है आपका पुनर्जन्म में विश्वास करना, या आपके ताबीज वगैरह भी मिले हैं। तो जो शक्तियां हैं जैसे कि आपका भूत प्रेत बाधा, तो आदि में क्या है, ताबीज मिले हैं जो हाथों में बंधे हुए हैं या गले में बंधे हुए हैं। तो वो इन पे भी जो आदि पारलौकिक शक्तियां हैं उन पे भी उनके द्वारा विश्वास किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो यह धर्म के बारे में थोड़ी सी बातचीत थी, और यह बात स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी मंदिर नहीं मिला है या पुरोहित को वर्चस्व नहीं मिला है। और हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों से लोग आए हुए थे, वहां पे बसे थे, उनकी धार्मिक मान्यताएं भी अलग अलग हुई थी, अलग अलग ही थी। तो इस वजह से अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे मान्यताओं के लोग हड़प्पा सभ्यता में निवास करते थे। और एक शहर की, एक नगरीकृत शहर की ये मुख्य विशेषता होती है। कोई सा भी बड़ा शहर ले लीजिए, उसमें विभिन्न जगह से लोग आते हैं और रहते हैं, तो उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं अलग अलग होती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता भी एक नगरीय सभ्यता थी, तो वहां पे विभिन्न धार्मिक मान्यताओं वाले लोग दिखाई देते हैं। ठीक है, अब प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा। मूर्ति पूजा का उद्भव कब से माना जाता है? आरंभ देखिए, उत्तर वैदिक काल तो बहुत बाद की बात है, मौर्य काल और ये बाद की बात है। अगर मैं आपको एक बात बता दूं तो जो इस चीज का कंसेप्ट है पूजा, यानी कि देवी देवताओं को मानना, तो मैंने आपको बताया था कि जो लोहदा नाला है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर वाली में, वहां से उच्च पुरापाषाण काल की कौन सी प्राप्त हुई थी? अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो वहां से भी इसको माना जा सकता है कि पूजा बहुत पहले ही पाषाण काल के दौर से ही आरंभ हो चुकी थी। तो यह पूर्व आर्य पीरियड है जब से मूर्ति पूजा चल रही है। और हड़प्पा सभ्यता में तो बहुत सारा जो ये योगी की मूर्ति है और जो बहुत सारी ये मातृ देवी की मूर्तियां, तो मूर्ति पूजा की ओर संकेत करती हैं। तो इसका आंसर होगा ये। पशुओं में से किस हड़प्पा मोहर में, देखिए गाय का अंकन हड़प्पा सभ्यता की किसी मोहर पर नहीं हुआ है, किसी मोहर पर नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि संभवतः उस समय गाय को पवित्र नहीं माना जाता हो, जो वैदिक काल से जब परंपरा शुरू होती है गाय को महत्व दिए जाने की। तो गाय का अंकन किसी भी मोहर पर देखने को नहीं मिला है। हाथी है, बाघ है, गेंडा है, सबका अंकन मिलता है, लेकिन गाय का नहीं मिलता है। अब ये प्रश्न जो है वो विवादास्पद प्रश्न है। अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं तो यज्ञ प्रणाली हो सकती है। मातृशक्ति में करते थे तो मातृ देवी की मूर्तियां मिली हुई हैं। कर्मकांड, जिस तरह की अग्नि वेदिकाएं मिली हैं और बलि प्रथा के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो वो भी तो कर्मकांड में आते हैं, तो वो भी हो सकता है। आत्मा और ब्रह्म में हम कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपको इस तरह के कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है जिसमें आत्मा या ब्रह्म की बात की गई हो। तो ये तीनों ही कर्मकांड, यज्ञ प्रणाली और मातृशक्ति ये हो सकते हैं। तो इसमें जो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है वो मातृशक्ति में होना चाहिए, क्योंकि मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं और इसी वजह से समाज को मातृ सत्तात्मक समाज भी कहा गया है। और ये तो बहुत बाद के देवी देवता हैं। हम तो जो पाशुपति है उसको इसका आंसर होगा। मार्शल महोदय ने इसको क्या कहा है? आद्य शिव कहा है। जो शिव की बहुत सारी विशेषताएं जो हैं वह इनसे जुड़ी हुई है, यानी ये वनस्पतियों के देवता हैं, पशुओं के देवता हैं, और तो ये मार्शल ने आद्य शिव कहा है। तो ये पॉइंट हो जाता है। सिंधु सभ्यता के सही चित्रण करते हैं, वो देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही बात है ये वाला। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये नहीं होगा। घोड़ों द्वारा भी युद्ध में, युद्ध और घोड़ों का तो ज्यादा जिक्र है ही नहीं, तो केवल इसका आंसर होगा 2। ठीक है, और आगे चलते हैं। हाँ, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। आपने पूरी हड़प्पा सभ्यता का अगर नगरीकरण देखा हो तो मैंने उसमें विचार बताया था कि बहुत ज्यादा साज सज्जा और उस तरह की चीजें नहीं दिखाई देती हड़प्पा सभ्यता में। दूसरा, उन्होंने मजबूती पर ज्यादा बल दिया है।
इस तरह की लौकिक सभ्यता ही है उनकी। धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित है, मैंने बताया धर्म के बारे में, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, यानी कि धर्म का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था कि वहां पे मंदिर या पुरोहित वर्ग का शासन जैसा दिखाई दे। तो यह बात सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल सही बात है। बहुत मोहनजोदड़ो से उस्तरा वगैरह मिला है जो कपास के बने धागे में लिपटा हुआ मिला है, या कुछ और भी चीजें मिली हुई हैं। तो इसका यह आंसर होगा उपरोक्त में से कौन बनाए जाते थे, दोनों ही सही बातें हैं। अच्छा, इसके बाद वाला जो है मृत मृड पट्टिका पर सिंह युक्त देवता की, जो मैंने एक श्रृंगी देवता बताया है, वह आपका कालीबंगा से मिलता है। ये जो हड़प्पा सभ्यता से जो मिली हुई चीजें हैं, उसकी मैं एक कोशिश करूंगा कि एक लिस्ट बना दूं और उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन से ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा भी दिखाई नहीं दिए हैं, और उसमें इस तरह का जो लगभग 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, लेकिन आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पॉइंट पॉइंट में है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आर्थिक जीवन से संबंधित नहीं है, जैसे मैंने अभी ये बताया आपको, एक क्वेश्चन है। वैसे वस्त्र बनाए जाते थे, एक इसमें पॉइंट मिलता है, और तो इस तरह के बीच बीच में पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन अलग से कोई उस तरह का प्रश्न नहीं है। फिर भी आर्थिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, और हड़प्पा सभ्यता से आर्थिक जीवन से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो गेहूं और जौ, गेहूं सबसे ज्यादा उगाया जाता था, उसके बाद जौ आती थी। तो ये प्रमुख खाद्यान्न थे, गेहूं और जौ, हड़प्पा सभ्यता में। इसके अतिरिक्त गेहूं जौ के अतिरिक्त चावल के प्रमाण मुख्यतः राजस्थान और किससे, आपके गुजरात वाले क्षेत्र से प्राप्त किए हुए हैं। कपास को यूनानी लोग सिंडोन कहते थे, अर्थात सिंध की उत्पत्ति। कपास के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि कपास के उत्पादन और उपयोग का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिलता है, मेहरगढ़ में मिलता है, और संभवतः मेहरगढ़ वालों से ही यह कहाँ आया, हड़प्पा सभ्यता के पास आता है। तो यह मेहरगढ़ और हड़प्पा दुनिया में सबसे पहले कपास उपयोग करने वाले वो हैं, जगह हैं। तो कपास के मतलब इससे वस्त्र बनाने के भी साक्ष्य बहुत सारे मिलते हैं। इसके बाद देखिए, शिकारपुर में सबसे ज्यादा संख्या में वन्य जानवर और पालतू पशुओं की हड्डियां मिली हैं, बहुत सारे तरह के, वो जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, बहुत सारी तरह की फसलें रबी और खरीफ की उगाया करते थे। इसके अलावा बहुत सारे जानवरों को पाला करते थे, और पालतू पशुओं की हड्डियां कहाँ से मिली, शिकारपुर से मिली हैं। सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। अच्छा, उत्पादन में चन्हू, जो प्रश्न जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने उन्हीं को लिया है, ठीक है। सुरकोटड़ा, लोथल, मन का निर्माण के लिए कौन कौन से, दो, चन्हूदड़ो और लोथल। उसके अलावा बालाकोट और लोथल किसके लिए, सीप उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख केंद्र थे, सबसे ज्यादा उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों में होता था। यहाँ बहुत सारे कारखाने टाइप से चीजें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा प्रमुख बंदरगाह या बंदरगाह नगर कौन कौन से, सुतकांगेंडोर है, बालाकोट है, ढाबरकोट, लोथल, धौलावीरा, भगतराव, प्रभासपट्टन। ये प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के कौन से बंदरगाह या बंदरगाह नगर हैं। अच्छा, इसके बारे में जो विश्व व्यापार है, उस समय मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यताएं थीं, उनके साथ ही भारत का व्यापार चलता था। तो सारगोन, मेसोपोटामिया के शासक सम्राट है सारगोन, उनका एक अभिलेख मिला है जिसमें कुछ क्षेत्रों की चर्चा की गई है, दिलमुन, मगन और मेलुहा। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि दिलमुन जो है वो बहरीन द्वीप है, मगन जो है मकरान तट, ओमान का जो मकरान जो समुद्र वाला एरिया है वो वाला, और मेलुहा यानी सिंधु सभ्यता शब्द, सिंधु क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो है मिस्र और मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में ये लोग जो है मध्यस्थता किया करते थे, मतलब व्यापार से जहाज जाते हो या नाव में भर के जाता हो, तो ये उस रास्ते में बीच में पड़ते थे। और फिर यहाँ भी बहुत सारी वस्तुएं ओमान से भी मिली हैं भारत की, और आपके दिलमुन से भी, बहरीन से भी मिली हैं, और फिर वो आगे मेसोपोटामिया को चली जाती थी। तो
ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। और सुमेरियन लेखों में मेलुहा को नाविकों का देश और काले विदेशी लोगों की भूमि कहा गया है। एनसीईआरटी में भी यह चीज दी हुई है। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से नाव के अंकन, हाँ ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि नाव के अंकन वाली मोहरें कहाँ से मिली हैं। तो मैं उसको स्पष्ट कर दूं कि लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों से नाव के अंकन वाली मोहरें मिली हैं, और हड़प्पा से भी एक अंकन वाली मोहर मिली है। मैं भी दिखाता हूं। लोथल से नाविक और नावयुक्त टेराकोटा का खिलौना भी मिला है। टेराकोटा का खिलौना भी मिला है। मैं आपको चित्र दिखा देता हूं। ये देखिए, ये मोहनजोदड़ो से मिली थी मोहर। ये नाव है, एक पंछी बने हुए हैं और ये बना हुआ है। ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ये हड़प्पा से एक मोहर मिली थी, उसमें ये नाव जैसी आकृति बनी हुई है और ये मस्तूल लगा है, ये जो ऊपर वो जो लगा है। तो ये आकृति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। और ये जो है, ये जो टेराकोटा की बनी हुई नाव मिली है और उसको आदमी चला रहा है, ये जो खिलौना है, ये कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। तो ये भी महत्वपूर्ण खोज है। लोथल से मिला है ये खिलौना, और लोथल से नाव के आकृति वाली वो भी मिलती है, अंकन वाली मोहर भी मिलती है। तो ये आर्थिक जीवन में विदेश व्यापार जो फैला हुआ था, उसके बारे में कौन सी चीज कहां से प्राप्त की जाती थी? वो ये है कच्चा माल और प्राप्ति स्थल। तांबा खेतड़ी खानों से हमेशा लगभग पूरे ऐतिहासिक काल या जब से तांबे की खोज हुई है, उसका महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? यही खेतड़ी की खाने हैं, राजस्थान में स्थित हैं। ताम्रवती आहार संस्कृति, बनास संस्कृति यही फली फूली थी। और बलूचिस्तान से भी मंगाया जाता था और ओमान से भी आता था। लाजवर्दमणि वो बदख्शां अफगानिस्तान, कभी कभी अफगानिस्तान आ जाता है केवल लिखा हुआ, लेकिन कभी कभी बदख्शां शब्द भी लिखा आता है, तो यह याद रखना है। लाजवर्दमणि बदख्शां क्षेत्र से। टिन ईरान से और अफगानिस्तान से आता था। चांदी राजस्थान की जाबर खान है, बहुत महत्वपूर्ण है, और अजमेर से। अफगानिस्तान और ईरान से भी थोड़ी मात्रा में ये चांदी और प्राप्त की जाती थी। सीसा ईरान, अफगानिस्तान और अजमेर। शिलाजीत और जो जड़ी बूटियां वगैरह हैं और हिमालय क्षेत्र से जो भी प्राप्त होता है वो हिमालय क्षेत्र से। कार्लेनियन गुजरात, और सोना वही कर्नाटक का क्षेत्र जहाँ पे सोना पाया जाता है। तो यह एक व्यापार है। प्रमुख धातुएं कहाँ कहाँ से प्राप्त होती थी? अफगानिस्तान से, ईरान से, या आपके दक्षिण भारत, हिमालय क्षेत्र, ओमान, बलूचिस्तान। तो एक बहुत बड़ा व्यापारिक नेटवर्क विद्यमान था। मिस्र, मेसोपोटामिया सभ्यता से इनका व्यापार था। बीच में दिलमुन और जो मागन है वो मध्यस्थता भी करते थे, नाव के द्वारा भी होता था, और क्या है, स्थल मार्ग से भी व्यापार हुआ करता था। इसके बाद हम चलते हैं आपके हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो आज भी एक बहुत बड़ा विवादास्पद प्रश्न बना हुआ है। समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने बहुत सारे अपने मत दिए हैं, और हड़प्पा सभ्यता क्योंकि बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्रों में फैली हुई थी और वह इतनी विकसित सभ्यता, बड़ी सभ्यता खत्म हो जाती है, तो विद्वानों के बीच निश्चित तौर पर विवाद का विषय बन ही जाता है कि आखिर इसके क्या कारण रहे होंगे। तो कारणों को बताने से पहले मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि यह जो व्यवस्था थी, यानी सभ्यता थी, वह एक सूक्ष्म बैलेंस पर टिकी हुई थी। वह था विदेश व्यापार और आंतरिक व्यापार। किसी भी कारण से, चाहे वो बाढ़ आना रहा हो, चाहे सूखा आना रहा हो, चाहे बाह्य आक्रमण हो, ठीक है, और एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, तो यह आवश्यक नहीं है कि हर क्षेत्र ने एक सी समस्या का सामना किया हो। मोहनजोदड़ो ने अलग समस्या का सामना किया हो सकता है लोथल ने अलग किया हो, गुजरात वालों ने कुछ और समस्या झेली हो। तो अलग अलग कारणों से अलग अलग क्षेत्र नष्ट होने का भी प्रमाण मिल सकता है। जैसे कालीबंगा में भूकंप आने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। बहुत सारी बस्तियां इस तरह की हैं जो अपनी जवानी की अवस्था में ही खत्म हो गई, और बहुत सारी अवस्थाएं जो थी वो जीर्ण शीर्ण अवस्था तक भी पहुंच गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए एक कारण को एक उत्तरदायी ठहराना संभव नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, और यह आज भी एक शोध का विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी अभी कुछ 2024 में एक अमेरिकी विद्वान है और
उन्होंने इस बात को प्रश्न किया है, मतलब कि वहां परमाणु विस्फोट जैसी कोई घटना हुई होगी। तो मैं इस पर चर्चा करता हूं अभी। देखिए, आर्य या बाह्य आक्रमण, सबसे पहले राम प्रसाद चंद्रा ने इस बात को कहा था। बाद में गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने इस मत को उठाया है कि बाह्य आक्रमण। व्हीलर ने कहा है कि जो एक मोहनजोदड़ो में क्या है, मोहनजोदड़ो में एक डेड मैन लेन है, एक गली है जिसमें कई सारे कंकाल जो हैं वो अस्त व्यस्त अवस्था में पड़े हुए प्राप्त हुए थे। ऐसा लगा और ऐसा लगता है जैसे कि वो वहीं मार के डाल दिए गए हों। तो इस साक्ष्य के आधार पर व्हीलर महोदय ने भी कहा कि परिस्थितियों के आधार पर इंद्र दोषी ठहरता है। लेकिन बाद में जब उन कंकालों का अध्ययन किया गया तो यह बात निकल के आई कि वो कंकाल ना तो एक ही काल के हैं और सिर्फ एक या दो कंकाल ऐसे हैं जिस पे आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी कि वो लड़ाई में मारा गया हो। तो यह बात फिर उसके बाद समाप्त हो जाती है। कैनेडी ने इसको वो किया था, कंकालों को। उसके बाद बाढ़, तो फिर विद्वानों का, बहुत से विद्वानों ने कहा कि बाढ़, क्योंकि मार्शल महोदय ने मोहनजोदड़ो से कई बार बड़ी बाढ़ आने के प्रमाण इकट्ठे किए थे। तो ये बात समझ में ये बात आई कि जिन नदियों की गोद में यह सभ्यता पली फूली थी उन्हीं नदियों ने इसको निगल लिया। तो एक बहुत बड़ा बात हुई। तो बाढ़ में के एस.आर. राव, इन लोगों ने इस बात को उठाया है कि बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो जैसे शहर नष्ट हुए, या जो बड़ी नदियों के किनारे नगर थे वो नष्ट हुए। उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात को कहा कि भूवैज्ञानिक परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन या विवर्तनीय हलचल या जल प्लावन। तो इन एम.आर. साहनी, जार्डेस, रॉबर्ट राइक्स, इन लोगों ने यह कहा है कि जो भूगर्भिक हलचल हुई उसकी वजह से क्या हुआ कि सिंधु नदी के आगे कोई भूमि ऊपर उठ गई और सिंधु नदी का पानी जो था वो पीछे के एरिया में इकट्ठा हो गया और वहां से कुछ कीचड़ के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो वास्तव में हुआ क्या कि जल बाढ़ नहीं, एक जल प्लावन ही हो गया। पूरे एरिया जो है वो किससे, पानी से भर गया। और इसी भूगर्भिक हलचल की वजह से क्या हुआ, यमुना नदी जो पहले जो इसमें मिला करती थी सरस्वती नदी में, घग्गर नदी में, वो किधर मुड़ गई, वो गंगा की तरफ चली गई। और एक सतलज वगैरह जो और भी नदियां थी वो सारा सिंधु की ओर चली गई। और जो ये घग्गर घाघरा वाला क्षेत्र है, प्राचीन सरस्वती वाला जो नदी वाला क्षेत्र है, उसमें पानी की क्या हो गई, बहुत ज्यादा कमी हो गई। तो इस भूगर्भिक हलचल की वजह से क्या हुआ, जो ये क्षेत्र थे वो नगर थे वहां के नष्ट हो गए। फिर नदियों ने मार्ग बदल लिया। तो यह भी, नदियां तो मार्ग बदलती रहती हैं और बहुत सारी नदियां बदलती हैं। जैसे कि आप हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और उसके मोहनजोदड़ो के नगर और निचले नगर के, दुर्ग और नगर के बीच में सिंधु नदी की धारा बहती थी। तो नदी मार्ग परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी पुराने मार्ग को छोड़ के पुराने नए ऐसे बनती है, तो फिर वो अगर वो सीधी चली जाती है तो यहाँ पे एक झील टाइप की बन जाती है, गोखुर झील जिसको बोला जाता है। ज्योग्राफी में आप जानेंगे इस चीज को। तो नदियों के मार्ग परिवर्तन करने की वजह से क्या हुआ, वह स्थान जो था वहां पे पानी की कमी हो गई और वह स्थान धीरे धीरे करके लोगों ने वहां से पलायन कर लिया। इसके बाद आईआईटी खड़गपुर वाले विद्वानों ने एक अध्ययन किया और यह बताया कि लगभग इस क्षेत्र में बहुत लंबा, बहुत बड़ा, बहुत लंबे समय तक का क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था, जो लगभग 900 वर्षों तक रहा। उसकी वजह से इस क्षेत्र में क्या हुआ, लोग मजबूर हो गए और उन्होंने धीरे धीरे करके शहरों को खाली कर दिया। फिर जलवायु परिवर्तन की तरफ, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पिछले कई दशकों से बना हुआ है, तो विद्वानों ने इस तरफ भी निश्चित तौर पर ध्यान जाना जरूरी ही था। तो उन्होंने इस बात का भी अध्ययन किया। तो उन्होंने ये कहा कि हड़प्पा वालों ने जितने बड़े पैमाने पर संसाधनों का उपयोग किया, तो उसकी वजह से वहां का जो जलवायु थी वो बदल गई। वहां पर शुष्कता की मात्रा बढ़ने लगी, वहां पर बाढ़ और सूखे की स्थितियां बनने लगी। और इसके कारण क्या हुआ, बार बार आने वाली बाढ़ों और सूखे की स्थितियों ने क्या कर दिया, शहर के लोगों को मजबूर कर दिया कि वो शहर छोड़ दें। एक और
दिमित्रियेव हैं, दिमित्रियेव रसियन है। इन्होंने कहा है, इनको कुछ ऐसे साक्ष्य मिले थे वहां से, जैसे किसी पत्थर को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाए, वो जो जिस तरह की उसकी या फिर आकृति बदल जाती है, तो वो उनका कहना यह था कि इस क्षेत्र में कोई अदृश्य गाज गिरी थी, क्योंकि कुछ पत्थर इस तरह के पाए गए हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा टेम्परेचर उस वहां पे उपस्थित हुआ हो। तो इनका यह अनुमान था कि वहां पर कोई भौतिक रासायनिक विस्फोट हुआ हो या कोई अदृश्य गाज गिरी हो, इसकी वजह से ये क्या हो गया, नष्ट हुआ। विदेशी व्यापार का पतन अल्ब्राइट ने कहा है। प्रशासनिक शिथिलता, जॉन मार्शल ने एक और महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है। जॉन मार्शल ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता जैसे जैसे प्राचीन होती जा रही थी, तो वहां पर प्रशासनिक शिथिलता दिखाई देने लगती है। उसका एग्जाम्पल ये है, कई एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे नदियों, जो नालियों की सफाई व्यवस्था, नालियों से जो कचरा निकलता था वो सड़कों पर ही छोड़ दिया जाता था। और मोहनजोदड़ो में तो एक सड़क पे ही कुम्हार ने अपना जो बर्तन पकाने वाला भट्टा है वो तक बना लिया था। या और वहां पे बर्तन बनाने वाला, यानी सड़कों पे अतिक्रमण बहुत ज्यादा होने लगा था। तो प्रशासनिक शिथिलता की वजह से भी यह एक क्या है, हड़प्पा सभ्यता अपने पतन की ओर मूव कर गई। महामारी, कैनेडी ने वहां से मलेरिया जैसी महामारी के साक्ष्य प्राप्त किए थे। तो हो सकता है ज्यादा बाढ़ आने, बार बार बाढ़ें आने, बार बार सूखा पड़ने की वजह से, बाढ़ की बात तो महामारी जनरली फैल ही जाती है, तो उस हो सकता है कि इस तरह की परिस्थितियां भी बनी हों। और एक विद्वान है बिली कार्सन, जिन्होंने 2024 में अपना मत दिया है। उनका जब ये जो हड़प्पा क्षेत्र से जो स्केल्टन मिले, कंकाल मिले, जब उनका अध्ययन किया गया तो उनमें पाया गया कि उनमें रेडियो एक्टिविटी उपस्थित है। तो इस तथ्य को लेकर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र पर संभवतः कोई परमाणु हमला हुआ हो या परमाणु विस्फोट हुआ हो, किसी भी रीजन से हुआ हो। कुछ विद्वानों का जो भी कहना है, एलियन वगैरह तक का नाम लिया जाता है कि कुछ एलियन ने मोहनजोदड़ो पे परमाणु जैसा विस्फोट किया हो। लेकिन बिली कार्सन का यह कहना है, ये फर्स्ट क्लास स्पेस एजेंसी के सीईओ हैं। उसके बाद फॉरबिडन नॉलेज, ये फॉरबिडन नॉलेज फॉरबिडन नॉलेज के भी सीईओ हैं। तो अब जैसा भी हो, बहुत सारे मत हैं, इनका भी एक अपना मत है, और बहुत सारे मत हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इस तरह के आते रहते हैं समय समय पर। तो ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण है कि लोगों ने क्यों हड़प्पा सभ्यता के स्थानों को त्याग दिया। संभवतः इससे भी प्रश्न आ सकते हैं, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, बाह्य आक्रमण की संकल्पना किसने दी थी, बाढ़ आने का किसने माना है, मार्शल महोदय ज्यादा पूछे जाते हैं। नदियों में मार्ग परिवर्तन है, आईआईटी खड़गपुर वाला जो है वो बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है। जलवायु परिवर्तन, ये भी पूछा गया है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह हड़प्पा सभ्यता लगभग आपका समाप्त हो चुकी है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो किसी स्थान विशेष से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं धौलावीरा। कुछ स्थानों की चर्चा अगर करें हम, जैसे है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में है और मानसर और नदियों के खादिर द्वीप पर बसा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 3 भागों में विभक्त है। जहां हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हैं वो 2 भागों में विभक्त हैं, वहां धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। और मनहर और मानसेहरा नदी, तो ये 3 भागों में विभक्त है। यहाँ पे पॉलिशदार स्तंभ प्राप्त हुआ है, यानी कि जो आपको जो पत्थरों पर जो पॉलिश की जाती है, जिसको पहले कहा गया कि जो अशोक के शिलालेख हैं उन पर जो स्तंभ अभिलेख हैं उन पर जो पॉलिश की गई है वह ईरान या ईरान से आई होगी। लेकिन इस तथ्य ने सिद्ध कर दिया कि भारत में
धौलावीरा यानी हड़प्पा काल से पॉलिश की तकनीकी ज्ञात थी। इसके अतिरिक्त ये 3 भागों में विभक्त है। सबसे ज्यादा जलाशय पाए गए हैं, तीनों ही भाग दुर्गीकृत हैं। सबसे अच्छा शहर माना जाता है आज की डेट में। यहाँ स्टेडियम भी मिला है। यहाँ प्रथम वेधशाला यानी कि अंतरिक्षीय जो पिंड हैं उनका अध्ययन करने के लिए वेधशाला का भी माना जाता है कि यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। सुनामी के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं पे मिले हैं। और एक जो बड़ा सा साइन बोर्ड है, कहाँ गई भाई, तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। पाषाण यूज हुआ है यहाँ पे। शैलकृत, जिसको पाषाण यानी शैलकृत, और पॉलिशदार आपका पॉलिशदार स्तंभ। धौलावीरा जो है वहाँ स्टेडियम है, जल प्रबंधन, एक साइन बोर्ड और मिला है जिस पर 10 अक्षर बने हुए हैं, साइन बोर्ड। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े जो अक्षर हैं वो कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से ही मिले हैं। धौलावीरा से कई प्रश्न आए हैं। इसके बाद एक और स्थान की बात करूं मैं तो राखीगढ़ी है। यह भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है, 530 हेक्टेयर में फैला हुआ था। उसके बाद इसमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, राखीगढ़ी से भी मिले हैं आपको, जैसे अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पे एक जो बहुत महत्वपूर्ण खोज है वो ये है कि यहाँ एक स्त्री कंकाल पाया गया है और उसमें सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। स्त्री कंकाल विद सिंदूर, मांग में इसके सिंदूर है। ये एक महत्वपूर्ण खोज है। उसके बाद रंगाई के कुंड मिले हैं। हाथी दांत के तराजू जो होता है, तराजू की रॉड जो होती है वो हाथी दांत की बनी हुई मिली है। यहाँ से एक प्रेमी जोड़ी की युगल समाधि भी मिली है जो अपने आप में एक अलग तरह की है, युगल समाधि। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आध स्थल और देख लेते हैं। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनके बारे में थोड़ी सी ज्यादा जानकारी चाहिए होती है। तो हड़प्पा सभ्यता का और जो भी कुछ थोड़ा बहुत अगर इधर उधर का जो मैटर होगा, जो भी कुछ और जानकारी होगी आगे की क्लास में, आगे के जब हम आगे सभ्यताएं करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और तो तैयारी करते रहिए, मेहनत करिए जिससे कि जल्दी से सफलता आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मंजिलें आसान नहीं होती, हर मंजिल की राह में कांटे बिछे रहते हैं। तो उन कांटों से पार पाना है और अपनी सफलता की मंजिल तक पहुंचना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।